हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आपने जो है लगातार सुना होगा कि एक तरीके से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं। और ये भी बोला जाता है कि ग्लेशियर्स पिघलने से जलधाराओं की जो गति है वो तेज हो जाएगी। इससे पहले जो है हमें यही पता था कि जलधाराओं की गति तेज हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे लवणता में जो है कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हाल ही में जो एक नई रिसर्च यहाँ पर सामने आई है उसने कुछ अलग ही प्रकार के यहाँ पर रिजल्ट दिखाए हैं, जिसमें बोला गया कि एक बहुत बड़ी महासागरीय जलधारा है जिस पर जो है अगर फ्रेश वाटर मिलता है तो उसकी गति तेज होने की जगह धीमी हो जाएगी। और अगर जो है महासागरीय जलधारा की गति धीमी होगी तो उससे हमारे पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे हमें जो है यहाँ पर सारा समझना है। उसके बाद जो है लास्ट में आपको बता दूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है महासागरीय जलधाराएं कौन कौन सी है, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है और किस महासागर में है और देश कौन सा नियर बाई पड़ेगा। ये सारा जो है हम क्लास के लास्ट में देखने वाले हैं क्योंकि महासागरीय जलधाराओं से संबंधित जो आपका यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, मैच करना होता है कि ठंडी है, गर्म है या फिर जो है किस महासागर में है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लास्ट तक पढ़े रहिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए क्या लिखा, बर्फ के पिघलने से धीमी हो सकती है समुद्री जलधारा। तो बिल्कुल अपोजिट रिसर्च है, इसके पहले जो भी हमने पढ़ा है उसका उन्होंने बिल्कुल विपरीत बताया है। हाल ही में किए गए अध्ययन में दावा किया गया है कि अंटार्कटिका में बर्फ के पिघलने से अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट, इसको जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है करंट माना जाता है महासागर की, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको अगर प्रभावित करता है ये जो फिनोमिना हो रहा है बर्फ के पिघलने का, तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। गति धीमी हो सकती है। यह धारा जो है वैश्विक जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हमने जो है बहुत सारी जलधाराओं के बारे में सुना है, तो कई बार होता है उनका प्रभाव क्षेत्रीय होता है कि ठीक है अटलांटिक महासागर में है तो उसके नियर बाई जहाँ पर भी वो प्रभावित हो रही है या प्रवाहित हो रही है, बह रही है, वहाँ पर ही जो है ये प्रभावित करेगी। महासागरीय जलधारा एक तरीके से समुद्र में बहने वाली नदियाँ होती हैं, अलग अलग रूट्स पे अलग अलग तरीके से प्रवाहित होती हैं। जैसे जो है स्थल में नदियाँ होती हैं वैसे जो है महासागरीय जलधाराओं को जो है समुद्र की या महासागर की नदियों के रूप में जाना जाता है। यह अध्ययन जो है एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित किया गया है, याद रखना है। 3 मार्च को जो है 2024 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें इस धारा के धीमी होने की संभावना प्रभावों की चर्चा की गई है। आई थिंक 2024 नहीं 2025 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करें जो है यहाँ पर कि क्या है, क्या क्या चीजें यहाँ पर रहने वाली है। तो महासागर धाराएं जलवायु प्रणाली में मध्यस्थता और तापमान वितरण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमें पता है कि जो है गर्म जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं हैं और जो है एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो कोई ठंडा इलाका है, जब वहाँ पे गर्म जलधाराएं जो है बहती हैं या पहुँचती हैं तो उस इलाके का तापमान गिरता है। बहुत सारे जो है बर्फीले इलाके हैं, अगर वहाँ पर गर्म जलधाराएं ना पहुँचे तो बर्फ जो है सालों साल जमी रहेगी, आवागमन जो है बाधित हो जाएगा। खासकर जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर चीज़ें हैं तो क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहती हैं। अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट जो हमारी है पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली महासागर जलधाराओं में एक तरीके से काउंट की जाती है। वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में योगदान देती है और यहाँ पर यही प्रभावित हो रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी है सारी। अब बात करें यहाँ पर पिघलने से बदलाव क्या हो रहा है, तो हमें पता है जब जो ग्लेशियर्स हैं वो जब पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें जो भी जहाँ पर भी जल स्तर है वो बढ़ेगा। उसके बाद जो है लवणता में भी बदलाव आएगा। जब लवणता में बदलाव आएगा तो उनकी जो गति है उसको भी प्रभावित करता है, तो गति यहाँ पर जो है धीमी हो जाती है, ठीक है। तो जब अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती है तो इसमें से ताज़ा पानी महासागरों में मिलता है जिससे नमक की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। हमें पता है जब नॉर्मल जो महासागर का जल है वो लवड़ी है, मतलब नमक वाला है, लेकिन जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादातर जो है फ्रेश वाटर्स टाइप के हैं। तो जब वो मिलेंगे, आप मतलब एक गिलास पानी लीजिए जिसमें नमक कम है, एक गिलास पानी लीजिए जिसमें नमक ज़्यादा है, जब आप इसको मिलाएंगे तो जिसकी लवणता ज़्यादा थी उसकी लवणता कम हो जाएगी। तो क्या है यहाँ पर महासागरों की जो है लवणता या नमक की मात्रा कम हो जाएगी। इसके कारण जो है समुद्र की सतह और गहरे पानी के बीच सर्कुलेशन मुश्किल हो जाएगा, जिससे यह महासागर धाराओं की गति को प्रभावित करेगी।
क्या लिखा हुआ है, समुद्र की सतह और गहरे पानी के बीच सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है दो चीज़ें मूव कर रही हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस उनमें है और लवणता बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी जलधाराएं एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। आपने पढ़ा होगा ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो है सारी यहाँ पर समुद्र में ही होती हैं। अब बात करें गति धीमी होने के प्रभाव क्या होंगे। अध्ययन के अनुसार बताया गया है कि 25 सालों में अगर लगातार जो है ग्लेशियर्स ऐसे ही पिघलते रहे तो महासागरों की जो जलधाराओं की गति है लगभग 20% से कम हो जाएगी। मतलब जो है समुद्र को हम जानते हैं कि हमेशा गतिमान रहता है, एक जगह स्थिर नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर पानी भी एक जगह रुका रहे तो वो भी जो है अपनी इम्पोर्टेंस खो देता है या खराब हो जाता है। अब जब इनकी गति धीमी हो जाएगी इसका मतलब जो है स्थिरता आ जाएगी और हमें पता है कि जब भी जलधाराओं में कोई परिवर्तन होता है तो बहुत बड़ा पर्यावरणीय संकट खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि अगर इतनी ज़्यादा दर से ये गति धीमी होगी तो इसका प्रभाव जो है हमें भी देखने को मिलेंगे, चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी यहाँ पर बढ़ेगी, कार्बन अवशोषण की क्षमता में भी कमी आएगी। जो ठंडी जलधाराएं हैं खासकर जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो बहुत हद तक जो है पृथ्वी के तापमान को कम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे मान लीजिए एक कोई बहुत गर्म कमरा है, आप वहाँ पे बर्फ की एक सिल्ली ला के रख दीजिए तो उस रूम का तापमान गिर जाएगा। तो उस इसी प्रकार से पृथ्वी के तापमान को कम करने में जो है ठंडी जलधाराएं और साथ में ग्लेशियर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो पहला है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मतलब क्या है, तापमान बढ़ा है जिसकी वजह से वो पिघल रहे हैं तो तापमान और बढ़ जाएगा क्योंकि ठंडी चीज़ जो है वहाँ से हट रही है। अब बात करें यहाँ पर नमक की कमी और जीवों पर क्या असर पड़ेगा। देखो, नमक की कमी से जीवों पर असर ये पड़ेगा कि जो जीव जंतु तेज धारा में नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध के जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं या जो वहाँ पे समुद्र है या इलाका है ओशन वाला, वहाँ पर जो है कुछ कीड़े हो गए, मछलियाँ हो गई, वो सारी वहाँ पर नहीं मिलती हैं और ना मिलना ही उनके लिए बेहतर है ताकि जो है वितरण जो है जीवों का समुद्र में वो अपना एक तरीके से जो बना हुआ है वही बना रहे। लेकिन तापमान बढ़ेगा, गति धीमी होगी तो बहुत सारे जो है ऐसी मछलियां हैं या जो है ऐसे समुद्री जीव हैं जो वहां पर जाकर के बसने लग जाएंगे या उनकी संख्या बढ़ जाएगी। बर्फ पिघलने से महासागर में ताज़ा पानी आने की वजह से नमक की मात्रा कम हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पर जो है ताज़े पानी की जीव जो है अभी तक यहीं तक थे, ठीक है, यहाँ पर ही रह रहे थे। अब ताज़े पानी जो है यहाँ तक अवेलेबल हो जाएगा तो इनकी संख्या कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर भी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जो है अंटार्कटिका पर समुद्र के पानी में बदलाव से शैवाल, घोंगे और समुद्री जीवों का आक्रमण होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे। अब जो वहाँ पे स्पीशीज रह रही है यहाँ पे अतिक्रमण हो जाएगा। आप दूसरे के इलाके में जा रहे हो तो क्या होगा, इनके जो है युद्ध हो जाएगा। अगर बदलाव बढ़ता है तो आक्रामक प्रजातियां अंटार्कटिका में आकर वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ देंगी। जाहिर सी बात है, जो पहले से वहां पे जीव जंतु रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में वहां पर नई प्रजातियां जाएंगी तो दोनों के बीच जो है एक तरीके से अपने वर्चस्व को बचाने के लिए लड़ाई होगी, जिसके बाद क्या होगा, कोई एक जो है स्पीशीज खत्म हो जाएगी क्योंकि अभी तो सब अपने अपने जगह पे रह रहे हैं तो कोई समस्या नहीं हो रही है। अब बात करें ग्लोबल वार्मिंग पर जो है असर, तो यह शोध इस दिशा में जो है चिंता का विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग और जैविक प्रभाव अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रों में तेजी से प्रभाव डाल रहे हैं। हम लगातार पढ़ रहे हैं कि जो है बहुत सारी बर्फ जो है ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं लगातार। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया था, आई थिंक स्पेन के आकार का था, कि स्पेन के आकार से 4 गुना बड़ा कोई ग्लेशियर था, वो टूटकर पूरा पिघल गया। अब स्पेन का आकार कितना है मुझे नहीं पता, बट आप सोचो इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो कि सूर्य की प्रकाश को एक तो पहले परावर्तित करते हैं, तापमान को मेंटेन करते हैं, वो सारे पिघल कर जो है महासागरों में मिल रहे हैं। तो जल स्तर भी बढ़ रहा है। जो भी किनारे वाले जो देश हैं जो कि एक तरीके से समुद्र के किनारे बसे हैं वो सारे डूब रहे हैं, तो विस्थापन भी हो रहा है। बहुत सारी समस्याएं जो साथ में चल रही हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात करें तो हमने बोला था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ रहा है तापमान, हमें इसे कम करना है। अब कई जगह यहाँ पे आए कि इतना तो हमने कर लिया ऑलरेडी, मतलब इस रिपोर्ट में बोला गया है कि शायद इतना तापमान हमने हासिल कर लिया है, ये करने वाले हैं, फिर भी जो है जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव और जो है एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट जो हम पर मानवों पर पड़ रहा है वो लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने लक्ष्य रखा था कि जो अगर हम तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कर लेंगे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई और भी रीज़न है जिसकी वजह से चीज़ें जो है अभी भी खराब चल रही हैं। अब बात करें जो है कैसे निपट सकते हैं, ये जो रिसर्च सामने आई है वो कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से
से की गई है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिमुलेशन और मॉडलिंग के माध्यम से वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिल सकती है कि अंटार्कटिका में बर्फ के पिघलने का महासागरीय जलधाराओं पर जो है क्या प्रभाव होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर बोला गया कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जलवायु नीति में हमें सुधार करने की आवश्यकता है और वार्मिंग को जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमा रखना और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि जो है अलग अलग देश जो है अपने रोबोट्स वगैरह जो है समुद्र के नितल में भेजेंगे ताकि जो है जानकारी इकट्ठा कर पाएं कि आखिरकार चल क्या रहा है वहाँ पर, कि समुद्र की जलधाराएं जो है गतिमान हो रही हैं नहीं हो रही हैं। इन सब पर जो है बहुत बड़े स्तर पर रिसर्च करने की आवश्यकता है और बड़े बड़े देशों को खासकर जो है बड़े बड़े जो देश हैं और उनके जो संस्थान हैं जो कि विज्ञान वाले क्षेत्र में जो है रिसर्च कर रहे हैं, नासा हो गया, इसरो हो गया, या जो है रूस की एजेंसी हो गई, जापान की होगी, चीन की होगी, उनको आकर जो है सम्मिलित रूप से प्रयास करना चाहिए क्योंकि कल को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं तो किसी एक देश पर नहीं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वैश्विक रूप से प्रभावित करेगा अगर जो है ये जलधारा की गति जो है धीमी हो जाती है। समझ में आ गया होगा आई होप यहाँ तक आपको कि कैसे क्या हो रहा है। लवणता में कमी आएगी जिसकी वजह से क्या होगा, जलधारा जो है वो धीमी गति से मूव करेगी। अब उसका एक तरीके से पैटर्न है कि इतनी लवणता रहेगी तो जो है गतिमान रहेगी, आवेशित रहेगी जो है, क्योंकि उसमें NaCl रहेगा तो उस हिसाब से जो है गतिमान रहेगी, और जब NaCl की मात्रा कम हो जाएगी तो गति जो है उसकी स्लो हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है महासागरीय जलधाराओं की। शुरुआत में मैंने बताया था महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, एक तरीके समुद्र में बहने वाली नदियाँ होती हैं। सबकी गति अलग होती है, सबका तापमान अलग होता है, सबकी दिशा भी यहाँ पर अलग होती है। कुछ जो है एक दूसरे के विपरीत बहती हैं, कुछ एक दूसरे की तरफ बहती हैं और बाद में जो है ओवरलैप हो जाती हैं। आपने पढ़ा होगा ना, ठंडी जलधारा ऊपर से जा रही है, गर्म जलधारा नीचे से जा रही है, या गर्म जलधारा ऊपर से जा रही ठंडी, मतलब ये सारा हमने जो है ऑलरेडी जो है महासागरीय जलधाराओं में पढ़ रखा है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो महासागरीय धाराएं समुद्र के पानी की निरंतर गति होती है, ये समुद्र में बहने वाली नदियां जैसी होती हैं। महासागरीय धाराओं को कई कारकों से प्रभावित माना जाता है, जैसे हवाएं, ठंडी गर्म हवाएं हैं वो प्रभावित करती हैं, ज्वार भाटा भी प्रभावित करता है क्योंकि जो उनसे जो है इनकी गति जो है डिस्टर्ब होती है। पानी का घनत्व, डेंसिटी कितनी है, ठंडा है गर्म है, ये सब जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी के घूमने की वजह से ही ये मूव कर रही है। ये मैप है सारा कि कहाँ पर कौन सी जो है जलधारा कैसे मूव कर रही है, ठीक है। जो रेड वाला है वो गर्म जलधाराएं हैं, ब्लू वाली है वो जो है ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो गर्म जलधाराएं हैं विषुवत रेखा के आसपास से निकलकर जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव करती हैं। यहाँ पर सारी जलधाराएं जो है 1 बाय 1 लिखी हुई है, बता देती हूँ। भूमध्य सागरीय जो है धारा प्रणाली है, ठंडी है, गर्म दोनों प्रकार की है, वैश्विक है, सभी महासागरों में देखने को मिल जाएगी आपको। मतलब जो है भूमध्य सागर वो बीच वाली, ठीक है। अंटार्कटिका जो है सरकम पोलर करंट जो है ठंडी है, अंटार्कटिका में है, दक्षिणी महासागर में है। हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा ठंडी है, चिली और पेरू दक्षिणी प्रशांत सागर में देखने को मिल जाएगी। कुरुइल या ओवाशियो जो धारा हमारी है ये यहाँ पर जापान में है, ओके, उत्तरी प्रशांत महासागर में होती है ये। कैलिफोर्निया की धारा जो है ठंडी है, हमें पता है ये सारे नॉर्थ हेमिस्फीयर के आसपास है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। लैब्राडोर जो है ये भी ठंडी है, कनाडा के पास देखने को मिलेगी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कोल्ड लैब्राडोर करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम का संयोजन, मैंने आपको बताया है, कई अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बहुत सारी जलधाराएं ऐसी हैं, गर्म आती है ठंडी आती है, दोनों मिलती हैं, और जहां पर दोनों मिलती हैं वहीं पर सबसे बड़े मत्स्य उत्पादन केंद्र स्थापित होते हैं। शायद विश्व में 2 या 3 मत्स्य केंद्र हैं, आपको जो है उनके नाम बताने हैं कहाँ कहाँ पर है। एक तो बता दूं शायद जापान के आसपास है, बाकी जो है आपको बताने हैं। तो कोल्ड लैब्राडोर करंट और जो है वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट का संयोजन होता है, ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं यहाँ पर। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ओके। नेक्स्ट हमारी है कनारी, ये भी ठंडी है। स्पेन जो है कैनरी द्वीप के आसपास उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, नॉर्थ में है। बेंगुएला जो है ठंडी है, दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिलेगी आपको, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर देखो अफ्रीका में है तो ये नहीं समझना कि गर्म होगी, बहुत नीचे चली गई वो, ठीक है। फॉकलैंड धारा है ये भी ठंडी है, अर्जेंटीना में देखने को मिलेगी आपको, दक्षिणी महासागर में है। पूर्वोत्तर मानसून धारा है, गर्म है, ये भारत में देखने को मिलती है, भारतीय महासागर जो हमारा है, इंडियन ओशन। सोमाली जो है करंट ठंडी है और सोमालिया के आसपास देखने को मिलेगी, हिंद महासागर की है। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल, इसमें हमने पढ़ा कि महासागरीय जलधाराओं की गति धीमी या कैसे बढ़ती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके जो है पर्यावरण पर क्या साइड इफेक्ट्स होंगे ये भी हमने पढ़ लिया, और महासागरीय जलधाराओं के बारे में देख लिया कि कौन सी जलधारा कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मिलती
आती है और कौन से देश के आसपास है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।